हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए 2026 के लिए वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। जो 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर छप चुका है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाला है, जिसमें पेपर कोड आपका 323 IV है और आपका समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और इसमें पूर्णांक आपको 100 अंक मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम चलते हैं, अपने कुछ नोट पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आपका नोट क्या दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना होता है। ठीक है, फिर आपका इसी तरीके से चौथा प्रश्न क्या है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रथम प्रकार के हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होता है। फिर आपका पांचवा है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार के हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका छठवां निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका सातवां क्या है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, अब सीधा चलते हैं हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलते हैं। ठीक है, 1 अंक आपको मिलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन है कि 1990, 1991 या 1992 या 1993। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 1991 में। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि चीन की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या है 1947, 1949, 1951 या 1954। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 1949। इसी तरीके से आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ठीक है, जो शिमला समझौता हमारा था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ऑप्शन है 1970, 1972 या 1977 या 1978। इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1972 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1947, 1950 या 1955 या 1957। तो इसमें से आपका जो करेक्ट है वो 1957 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। यहाँ पर ऑप्शन है निःशस्त्रीकरण, शरणार्थी समस्या या पर्यावरण सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निःशस्त्रीकरण से। फिर आपका छठवां प्रश्न है कि गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना। ठीक है, जो गोवा था वो भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना। तो ऑप्शन है 1972, 1977 या 1980 या 1987। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा द वाला 1987। इसी तरीके से आपका क्या है सातवां कि भारत के संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। जो निर्वाचन प्रक्रिया है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपसे पूछा है। ऑप्शन है 324, 328 या 342 या 370। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स वाला 342। ठीक है, फिर आपका आता है आठवां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, ऑप्शन क्या है नई दिल्ली, बेलग्रेड, क्यूबा या डरबन। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन बेलग्रेड हो जाएगा। ठीक है, बी वाला राइट ऑप्शन। इसी तरीके से आपका नौवां प्रश्न है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था और प्रीवी पर्स की समाप्ति, ये दोनों आपकी जो है इंदिरा गांधी ने करवाया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति, ये दोनों जो है आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी ने ही करवाया था। ठीक है, इसी तरीके से आपका 10वां प्रश्न, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन द वाला हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपका आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं। प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न 11वां क्या है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली है, इनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। पहला है समाजवादी व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से थी, और दूसरी विशेषता इसमें क्या थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की क्या है सरकार नहीं बन सकती थी। और एक तीसरी जो प्रमुख विशेषता थी यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी तानाशाही तो थी, बट उसमें जो है क्या होता था कि कोई वहाँ पर
क्या है, कोई और पार्टी जो है निर्वाचन में नहीं उतर सकती थी। ठीक है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ की है। फिर आपका 12वां क्या है, यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई। स्टूडेंट्स, यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई, तो आपको पता है कि यूरो जो है, यूरो जो है क्या है, यूरोपीय संघ द्वारा चलाई गई थी। यह यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। इसी तरीके से आपका 13वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो आपका अस्थायी सदस्यों की संख्या आपकी 5 हो जाती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं आपका 14वां प्रश्न है कि साझा संपदा से आप क्या समझते हैं। जो साझा संपदा है, साझी संपदा अर्थात इसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, उससे क्या है, पूरे समुदाय के, पूरे गांव के लोग क्या है, यूज कर सकते हैं। उस पर किसी एक व्यक्ति का क्या है, अधिकार नहीं होता है। इसी तरीके से 15वां है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण आपको बताना है। फिर आपका 16वां है कि स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं 2 देशी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने भारत में विलय का विरोध किया। जो जब स्वतंत्रता हुई हमारी, तो उस समय किन 2 देशी रियासतों ने भारत में विलय का विरोध किया। तो आपका पहला तो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। फिर दूसरा आपका हो जाता है हैदराबाद। ठीक है, दूसरा हैदराबाद हो जाता है। फिर तीसरा आपका हो जाता है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ भी आपका हो जाता है। अब आता है आपका 17वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था तथा इसका उद्देश्य क्या था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1952 में प्रारंभ हुई। ठीक है, 1952 में प्रारंभ हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य आपका था कृषि। ठीक है, कृषि पर क्या है, अत्यधिक जोर देना, अत्यधिक बल देना। इसी तरीके से आपका आता है 18वां प्रश्न कि पंचशील के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पंचशील जो है, यह इसके कोई 2 सिद्धांत आप बताइए। तो पंचशील का अर्थात, पंचशील का मतलब होता है 5 और शील मतलब होता है सिद्धांत। पंच मतलब 5 और शील मतलब होता है सिद्धांत। तो पंचशील के आपके 2 सिद्धांत बताने हैं। तो 2 सिद्धांत में हो जाता है, पहला तो हो जाता है कि कोई देश की मतलब कोई देश दूसरे देश के संबंधों में क्या है, हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे युद्ध और आक्रमण या अशांति के कारण। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है कि मतलब आंतरिक मामले में हस्तक्षेप आपका पहला हो जाता है। फिर दूसरा हो जाता है कि दोनों अपने में क्या है, मित्रता बनाए रखेंगे। दोनों देश अपने में मित्रता, ठीक है, मित्रता बनाए रखेंगे। यह आपका दूसरा जो विशेषता हो जाती है, दूसरी क्या सिद्धांत हो जाता है। इस तरीके से आपका होता है कि 19वां प्रश्न कि भारत में देशी प्रिवी पर्स की समाप्ति किसने की। जो प्रिवी पर्स, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है आपका, कौन, इंदिरा गांधी ने, क्या है, इंदिरा गांधी ने आपका प्रिवी पर्स की समाप्ति की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति दोनों की थी। आपका आ जाता है अगला प्रश्न कि तुष्टीकरण से आप क्या समझते हैं। तुष्टीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब आ जाता है आपका लघुत्तरीय प्रथम प्रकार के प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका 21वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुआ। आपको यह बताना है कि सोवियत संघ जो था, यह जब विघटित हुआ तो इसके क्या क्या परिणाम हुए। अब आ जाता है आपका 22वां प्रश्न कि आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या थी, क्या हैं। आसियान विजन जो 2020 में हुआ था, 2020 का था, इसमें क्या क्या बातें प्रमुख थी, इसको आपको बताना है। अब आ जाता है 23वां कि सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाइए। जो सुरक्षा परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है, कुंजी कही जाती है। इसके इसकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण आपको क्या बताने हैं, परिवर्तन। ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन बताने हैं। फिर आपका आ जाता है 21वां प्रश्न, 24वां प्रश्न कि भारतीय राजनीति में वर्ष 1952 से 66 के युग को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहकर पुकारा जाता है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है। अब आ जाता है आपका अगला प्रश्न, क्या है 25वां कि भारतीय राजनीति पर दल बदल का क्या प्रभाव रहा है, समझाइए। तो आपको दल बदल की क्या राजनीति रही है भारत में, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आ जाता है 26वां कि क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे दूर किया जाता है। जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब आ जाता है आपका लघुत्तरीय द्वितीय प्रकार के प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 6 अंक मिलते हैं। ठीक है, और आता है आपका 27वां प्रश्न कि भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो भारत और चीन के बीच संबंध थे, इसमें तनाव के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। ठीक है, फिर आपका 28वां है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष आई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 35 तक जो चला, 1939 से 45 तक जो चला था, इसके
पश्चात जो है एशिया तथा अफ्रीका के स्वतंत्र देश जो थे, इनके समक्ष क्या क्या, इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद आता है आपका 29वां प्रश्न कि नीति आयोग पर टिप्पणी कीजिए। जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग जो है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। और क्या था, उसके प्रमुख कौन थे, क्या क्या है, ये कब इसकी स्थापना हुई, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अब आ जाता है आपका 23वां प्रश्न कि भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो भारतीय परमाणु नीति है इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में क्या है, डिफाइन करना है इसके। और यह भी आपको लिखना है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश कब बना, किस सन में बना, किसकी सरकार में बना, यह सब कुछ आपको लिखने के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आपको भारतीय परमाणु नीति बता देनी है। अब आपको 6 अंक भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपके आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको कितने अंक मिलते हैं, 8 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, 8 अंक मिलते हैं। आपको 2 प्रश्न जो है लिखने होते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। जो चीनी अर्थव्यवस्था है इसके उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका अथवा करके एक और प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है, इसने भारत को कैसे प्रभावित किया। जो वैश्वीकरण है इसने भारत को कैसे प्रभावित किया, आपको ये भी बताना है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इन दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अथवा का क्या होता है, सिंबल दिया रहता है, अथवा करके लिखा रहता है। अब आ जाता है आपका अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिया है कि भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया और उनके आधार की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्गठन है इसकी प्रक्रिया क्या है और उनके आधार क्या है, ये इसको आपको बताने हैं। फिर आपका आ जाता है अथवा करके एक और प्रश्न कि जिसमें दिया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। जो प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन होता है, जैसे क्षेत्र क्षेत्र में आंदोलन होते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में आपको बताना है कि प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होते। जो अलगाववादी मांग होती है, जैसे क्या है आपका पंजाब का, आप पहले ही देख चुके हैं कि वह अलग देश मांगने की क्या है प्रक्रिया में जूझ रहा था। जैसे उसने बहुत ही संघर्ष किया खालिस्तान की मांग में। और हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी देख सकते हैं आपको क्या है अलग अलग आपके क्या है अलग अलग हमेशा क्षेत्रीय आंदोलन उभरते रहते हैं और क्षेत्रीय मांग भी बढ़ती रहती हैं। तो इन सभी के बारे में आपको बताना है कि यह जो है अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो उदाहरण सहित देकर क्या है एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है, ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाना है। अब आ जाता है आपका, अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब खत्म हो चुका है आपका प्रश्न। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। और इस चैनल पर आपको डेली मॉडल पेपर जो है क्या है सॉल्व कराए जाते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।